कागज का प्रयोग करते थे या संवर्धन पर ध्यान नहीं देते थे। अब आप ध्यान देने लगेंगे, सदुपयोग पर ध्यान देने लगेंगे, संरक्षण पर ध्यान देने लगेंगे, संवर्धन पर ध्यान देने लगेंगे, और आपकी कैपेसिटी जितना आप कंज्यूम करते हैं उससे अधिक करने की है पूरकता का निर्वाह करने का आपका जो क्षमता है वो बहुत अधिक, उसके सदुपयोग करने की बात। ठीक है, ये जो 4 ऑर्डर्स हैं इसको थोड़ा डिटेल आउट करके देख सकते हैं। जो फिजिकल ऑर्डर है उसके यूनिट के लिए लिखा है सॉइल, मेटल, इस तरह के यूनिट। एक्टिविटी के टर्म्स में देखेंगे तो कंपोजिशन डिकम्पोजिशन का एक्टिविटी, रचना विरचना होती रहती है। तो ये जो पदार्थ अवस्था की इकाइयां हैं, मिट्टी है, धातु है, इनमें रचना विरचना होती है ना, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन होता है। तो पानी लें, मिट्टी लें, धातु लें, लोहे को लें, ठीक है, लोहा है, अगर उसको आप हवा में रख देंगे और हवा में अगर ह्यूमिडिटी है तो रस्टिंग हो जाएगी उसकी ना, तो उसमें ऑक्साइड की रचना होती है ना। उस ऑक्साइड की रचना होने में पानी का भी रचना होती है, इसलिए वो ऑक्साइड का रचना होती है। ऐसा कंपोजिशन डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी होती है। बेसिक को देखें तो एग्जिस्टेंस जो है, बने रहना, ये उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। व्यवस्था पूर्वक बने रहना, ये उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे एक लोहे का टुकड़ा है, पीस ऑफ iron. This piece of iron will have a definite conduct, right? And it will remain like a piece of iron unless it is converted into something else through composition and decomposition. तो लोहे को आप अगर रखेंगे तो लोहे जैसा बना रहेगा जितनी भी देर तक रखें, जब तक कि उसमें कंपोजिशन डिकम्पोजिशन ना हो जाए, रचना विरचना ना हो जाए, वो कुछ और ना बन जाए। जैसे लोहे में जंग लग गया तो लोहे का एक्सपाइट बन गया, तो विरचना पूर्वक या रचना पूर्वक कुछ और बन जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो लोहे के रूप में बना रहेगा। उसका एक निश्चित व्यवस्था है, उसकी एक निश्चित आचरण है। लेकिन अगर आप प्राणिक ऑर्डर को देखें तो उसका डिफरेंस आपको समझ में आता है। देखिए इतना काम तो हो गया है ना, अभी टेक ऑफ होता है तो पता लग रहा है कि नहीं तो महीनों चल जाता था। ये भी नहीं पता चलता था टेक ऑफ हो क्या रहा है। अब लैंड कहाँ की है। प्राणिक में देखेंगे तो
प्लांट्स, ट्रीज ऐसे यूनिट्स हैं, इसमें कंपोजिशन डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसके साथ रेस्पिरेशन हो रहा है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे तो एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ। एक पेड़ जो है पेड़ की तरह बना रहता है और उसमें ग्रोथ भी होता रहता है। रचना विरचना प्लस श्वसन प्लस श्वसन। इसमें देखेंगे तो अस्तित्व प्लस पुष्टि। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर पदार्थ अवस्था को देखेंगे तो मिट्टी, धातु जैसी चीजें हैं, इसमें क्रिया के रूप में क्या होता है? रचना विरचना होता है। ठीक है, कंपोजिशन होगा या डिकम्पोजिशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखें, धारणा को देखें तो वो एक निश्चित व्यवस्था के रूप में बना रहता है। अस्थि मतलब है, स्व मतलब व्यवस्था, तो व्यवस्था के रूप में है, व्यवस्था के रूप में बना हुआ है, ये अस्तित्व का मतलब। तो एक लोहे के टुकड़े को देखिए तो लोहे के टुकड़े के रूप में बना रहता है, उसका एक निश्चित व्यवस्था है, उसका एक निश्चित आचरण है। तब तक बना रहता है जब तक कि रचना विरचना पूर्वक वो कुछ और ना बन जाए। लेकिन अगर पेड़ पौधे को देखिए तो क्या होता है? वो पेड़ पौधा एक पेड़ के रूप में बना भी रहता है और पुष्ट भी होता रहता है। आपको कोई पेड़ ऐसा नहीं मिलेगा कि पेड़ के रूप में ही बना रहा है और पुष्ट नहीं होता, वो बढ़ेगा ही। ये उसका धारणा है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। क्रिया के रूप में देखेंगे तो कंपोजिशन डिकम्पोजिशन होगा, रचना विरचना होगी, उसके साथ साथ उसमें रेस्पिरेशन होगा, श्वसन प्रश्वसन होगा। कोई ऐसा पेड़ पौधा नहीं मिलेगा, है ना, इसमें श्वसन प्रश्वसन नहीं होगा। कोई ऐसा पेड़ पौधा नहीं मिलेगा जो सिर्फ बना रहता है और कुछ नहीं होता है। ये सबको हमको समझना इसलिए जरूरी है कि एक बार हमको ये समझ में आ जाए इनके बारे, तो इनके साथ हमारी क्या भागीदारी है वो हम तय कर समझ सकते हैं। ठीक है ना, उसका निर्वाह कर सकते हैं। जैसे ये समझ में आ गया कि ये बढ़ता ही रहेगा, ये बना रहेगा। ठीक है ना, अब हमको अगर घर बनाना है तो इसका बनाएंगे, किसका बनाएंगे? पेड़ का घर बनाएंगे या मिट्टी और धातु से घर बनाएंगे? मिट्टी और धातु से बनाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि घर जैसा बने वैसा बना रहे, ऐसा नहीं कि बड़ा होता जाए। पेड़ में घर बना दी है, ऐसा हो पाता। तो साल का पेड़ 300 फीट ऊपर चला गया, चढ़ना ही एक काम है आपके। वही तो, अगर आपको पेड़ से घर बनाना है तो पेड़ को काट के लकड़ी बनाना पड़ेगा। अब वो पदार्थ अवस्था में आ गया, उसका घर बनाना होगा। देखिए, समझते हैं तो उसके साथ कैसे जीना ये तय होना है। समझे नहीं है कुछ भी करते हैं, है ना। सही बात। भोजन अगर पाना है तो रोज भोजन चाहिए, ठीक है ना। तो भोजन का काम इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, है ना, क्योंकि रोज ही चाहिए तो ग्रोथ चाहिए, है ना। अब आप पिल्स बनाने लगे खाने के लिए, पेड़ पौधे का ग्रोथ होता ही रहता है, आपको रोज पुष्टि की जरूरत है। ठीक, तो उस पेड़ पौधे का जो ग्रोथ है उसका, है ना, और आपको जो पुष्टि के लिए, पोषण के लिए जरूरत है ना, अपने शरीर के ग्रोथ के लिए, उसको आप मैच कर सकते हैं। सर, एक लैंग्वेज क्लैरिटी चाहिए। एक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने धारणा शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा क्यों? धारणा मतलब जिसको धारण किया रहता है, इट्स नॉट ओनली परसेप्शन, है ना। तो धारणा का मतलब कोई भी पेड़ ऐसा नहीं मिलेगा जो पुष्टि को धारण किए हुए नहीं। एंड पुष्टि अगेन इज फॉर पोषण, पुष्टि इज ग्रोथ, पुष्टि इज ग्रोथ। हाँ, यू ऑलवेज थॉट इट इज कंफर्मेशन, है यू इट थॉट इज कंफर्मेशन। That's pushti, pushti.
नो, ये पुष्टि भी था ना आपने, और जो कंफर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? है ना? देखिए, पुष्टि करने का पुष्ट का मतलब होता है क्वेश्चन करना, शक्तिशाली वही पुष्ट मतलब। देखिए, मूल जो शब्द है वो पुष्टि मतलब क्वेश्चन करना। तो क्वेश्चन करने के अर्थ में जैसे क्वेश्चन शब्द भी उसी से डिराइव है ना। पुष्टि का मतलब ये क्वेश्चन करने का होने का जो प्रवृत्ति है उसका, उसको कहा पुष्टि। इसी को अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब अभी जो पुष्टि का मतलब कंफर्म करना है ना, वो उसका डिराइव मीनिंग है। क्या है? किसी चीज को आप पुष्ट कर दिए, मतलब कि हाँ ये बात सही है, उसको रिइंफोर्स कर दिया है ना, इस अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं। तो हमारी बात पुष्ट हो रही है, जबकि बात के पुष्टि होने का मतलब बहुत ठीक नहीं है। पुष्टि तो पेड़ पौधे में नहीं होने वाला है, ग्रोथ है ना। अभी देखिए बहुत सारी चीजें, और शब्दों वाला भी काम काफी ठीक होगा कि हम आदमी का तो सदुपयोग नहीं कर रहे, पेड़ पौधे का नहीं कर रहे, पशु पक्षी का नहीं कर रहे, शब्दों का भी नहीं कर रहे। उसके प्रति भी जिम्मेदार होने की जरूरत है। तो ये तो आपने अच्छा किया कि हिंदी सर आप साथ साथ लिखते रहते हैं, वरना जितने भी यहाँ हमारे भाई आए हुए हैं इनको कई डिक्शनरियों की जरूरत पड़ती है, ढूंढ ढूंढ के मिलते। ये तो इसमें वास्तव में आपका एफर्ट है सर कि आपने मतलब ये चीज हमें प्रोवाइड कराई। काफी दिन हम लोगों ने मेहनत किया कि इसको इंग्लिश में करें कि हिंदी में करें। फिर अंत में ये निष्कर्ष निकला कि इंग्लिश में भी करें, हिंदी में भी करें, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो अभी दोनों ही कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी अपनी है ना। और क्या आपने यहाँ कर रहे हो, इनक्रेडिबल जी। इनक्रेडिबल। देखिए, अच्छा काम तो क्रेडिबल होता है, इनक्रेडिबल। देखिए, धीरे धीरे ये पता लगता है कि जब जिम्मेदारी समझ में आती है तो जिम्मेदारी के भाव से करते हैं ना। और जो जिम्मेदारी के भाव से किया जाता है उसको हम खुद भी स्वीकारते हैं, उसका भी स्वीकारते हैं। अभी क्या है, अभी सहजता आ जाती है इस पूरे का। अभी तक होता क्या है, हम जिम्मेदारी को समझ के उसकी तृप्ति पाते हैं, जिम्मेदारी पूर्वक करके तृप्ति पाते हैं, ठीक है, उसके रिटर्न से नहीं पाते हैं। अभी का सारा जो मॉडल में वही है कि आप करके आपको उसका रिटर्न कुछ मिलता है, उससे आपको तृप्ति होती है, ठीक है ना। इसमें पहले दिन से करें सही समझने का सुख, सही समझकर सही भाव हो गया उसका सुख, आपका सुख तो पक्का हो गया। अब आप सुखपूर्वक करते हैं, जब सुखपूर्वक करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। जब पा के सुखी होना है तब आप इतनी हड़बड़ी में रहते हैं कि गड़बड़ करते हैं। तो हड़बड़ी में तो गड़बड़ हो गई। तो एनिमल ऑर्डर का अगर देखें तो एनिमल्स एंड बर्ड्स, इसमें क्या है, अब आपको दो भाग में देखना पड़ेगा। एक तो बॉडी और एक आई सेल। तो कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड रेस्पिरेशन इन दी बॉडी, ये एक्टिविटी है, ठीक है ना। प्लस सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग इन आई। तो जीव अवस्था को देखते हैं कल, है ना, पशु पक्षी को
तो इसमें दो भाग दिखता है। एक तो ये दिखता है कि मैं में तो ये सब चल रहा है, शरीर में कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन और रेस्पिरेशन, श्वसन प्रश्वसन, संरचना विरचना, मैं में चयन आस्वादन। एनिमल में अगर देखेंगे तो बॉडी के लेवल पर तो वही चल रहा है जो प्राण अवस्था में चल रहा है, प्राणी पार्ट में चल रहा है। सेल्फ में देखेंगे, आई में देखेंगे तो चयन आस्वादन चल रहा है। बॉडी के लेवल पे कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन प्लस रेस्पिरेशन। प्लस रेस्पिरेशन ये तो चल रहा था पेड़ पौधे में जैसा चलता है वैसा पशु के शरीर में चलता है, वैसा ही मनुष्य के शरीर में भी चलता है। तो मनुष्य का भी दिख देता है यहाँ पर। अभी मैं का देखेंगे ह्यूमन बीइंग का, तो इमेजिंग, एनालाइजिंग एंड सेलेक्टिंग। सेलेक्टिंग, टेस्टिंग। ज्ञान अवस्था को अगर देखते हैं, इसमें मनुष्य है, इसमें शरीर के स्तर पर तो वही चलता है जो पशु में चल रहा है या प्राण अवस्था में चल रहा है। मैं में देखेंगे तो चित्रण, विश्लेषण, चयन। स्टडी किया था यहाँ पर, है ना, चित्रण, विश्लेषण, चयन, ये मैं की क्रिया है ना। पशु में चयन आस्वादन ही चलता है। तो पशु का अगर मेजर एक्टिविटी देखेंगे तो शरीर के लिए क्या अनुकूल है, क्या अनुकूल नहीं है, उसका चयन करता है, आस्वादन करता है। आपका जो है वो चित्रण और विश्लेषण वाला भाग है ना एक्टिव हो गया है ना, इसलिए जो भी मान्यता से डंप हो जाता है चित्रण, विश्लेषण, चयन में, उसके आधार पे आप करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर आपके मानस में डंप कर दें कि संसार का सबसे बड़ा धनी आदमी बनना है, तो आप उसमें लग जाते हैं। पशु को नहीं लगा सकते। पशु को खाने भर का उपलब्ध होना चाहिए, उसके लिए उसको जो करना होता है करता है। आपको ऐसे काम में लगाया जाता है जिसका भी आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं। संसार का सबसे धनी आदमी बनना, इसका शरीर से क्या लेना देना। तो मैं में इस तरह का एक्टिविटी शुरू हो जाता है शरीर मनुष्य को देखें। यहां पर अगर देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक के रूप में एट द लेवल ऑफ बॉडी है ना, वो तो यही होगा। जैसा प्राणिक ऑर्डर में है ना, एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ, ये बॉडी में होता ही है। प्लस विल टू लिव। तो इस
देखेंगे तो एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ है ना शरीर में, और जीने की आशा मन में। एनिमल में देखेंगे तो ऐसे ही चलता है ना, बॉडी का लेवल पर या मैं के लेवल पर देखेंगे, बॉडी के लेवल पर देखेंगे तो एग्जिस्टेंस प्लस इन द बॉडी प्लस एनिमल को देखें तो विल टू लिव है, ह्यूमन बीइंग को देखेंगे तो विल टू लिव विद कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। शरीर में अस्तित्व प्लस पुष्टि, और मैं में निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा। तो यही पहुंच गया अपन जहां से शुरू किए थे। मानव की चाहना क्या है? निरंतर सुख। पशु की चाहना क्या है? तो जीने की आशा, मनुष्य में निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा। अगर सिर्फ जीने की आशा को पूरा कर रहे हैं तो जीव चेतना में जी रहे हैं। अगर निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा को पूरा कर रहे हैं तो मानव चेतना में जीने। ऐसा करने के लिए सही समझ की जरूरत, ज्ञान की जरूरत, इसीलिए उसको ज्ञान आवश्यक। ये निरंतर सुख को पहचानने जाएंगे तो समाधान से निरंतर सुख सुनिश्चित होता है। समाधान जो है वो ज्ञान से सुनिश्चित होता है। बनाना चाहिए, समाधान से सुख होता है और ज्ञान से समाधान होता है। अब ये पूरा सेट हो जाता है आपका सिस्टम, है क्या है? ज्ञान से समाधान से निरंतर सुख होता है, यही मनुष्य की चाहना है ना, इसीलिए उसको ज्ञान आवश्यक है। यहाँ पे सिर्फ जीने की चाहना है, इसलिए उसको जीव आवश्यक है। ठीक है, पशु जो है जीव अवस्था में है क्योंकि उसमें जीने की आशा है। मनुष्य ज्ञान अवस्था में है क्योंकि निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है, जो समाधान से ज्ञान से पूरा हो। इसलिए आदमी के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग वो पहला रिक्वायरमेंट है। फिर राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ राइट फीलिंग। तो राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग का मतलब समाधान है, उसके साथ निरंतर सुखपूर्वक जीना हो। पहले दिन जो यहाँ लिखा था ना, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग लीडिंग टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, है ना, ये मनुष्य के लिए आवश्यक है। राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फिजिकल फैसिलिटी ये शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो निरंतर सुख को पूरा करने के लिए सही ज्ञान, सही समझ और सही भाव, ठीक है ना, इससे मेरे सुखी होने वाला काम पूरा हो। फिर सुविधा से शरीर को चलाने वाला जो काम, जीने की आशा पूरा करने, पशु वाला जो काम वो भी पूरा हो जाए। तो आदमी को सुखी होने वाला काम भी करना है, शरीर को चलाने वाला भी काम करना है। अभी आप नीचे से देखना, ऊपर से देखना शुरू करें, यहाँ पहुंचते बाकी सबको सुनिश्चित करना ही आपको ज्ञान पूर्वक समाधान से जीते हुए, सही समझ और सही भाव से जीते हुए सुखी होना, ये आपका काम है। सुविधा की आवश्यकता पूरा करके, है ना, शरीर को चलाना जो पशु कर रहा है वो आपका काम है।
शरीर में पुष्टि को सुनिश्चित करना और शरीर का बना रहना, ये चारों करना है आपको। अभी तक क्या कर रहे हैं हम, 3 में रुक जाते हैं, ये प्रॉब्लम। ये ज्ञान पूर्वक समाधान से सुखी होने का जो काम है वो मनुष्य का मूलभूत पहचान है, मौलिकता है वो, इसीलिए उसको ज्ञान अवस्था कहा। जीने की आशा रखना ये पशु की मौलिकता है, इसलिए उसको जीव अवस्था कहा। अगर सिर्फ जीने की आशा को ही पूरा कर रहे हैं, फिजिकल फैसिलिटी से उतना ही कर सकते हैं, तो जीव चेतना में जी रहे। मानव के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान पूर्वक समाधान और निरंतर सुखपूर्वक जीना आवश्यक है। ऐसा जी रहे तो ज्ञान अवस्था में जी रहे, मानव चेतना में जी रहे। इतने को जांच परख करके देखिए, है ना, तो आपको अपना प्रश्न पता चल जाएगा। इतना सब लिखने का मतलब ये है कि हम अपने बारे जान लें, इनके बारे भी जान लें। अब इनके साथ कैसे जीना उसको हम तय कर सकते हैं। अपने में कैसे जीना है, जीव के साथ कैसे जीना है, प्राणावस्था के साथ कैसे जीना है और पदार्थावस्था के साथ कैसे जीना है, इसका निर्णय हो सकता है। एक चीज मैं और लिख देता हूं, डील हो गया, 5 स्टार होटल हो गया। उत्तरी ध्रुव। जीव चेतना में ऐसी महत्व रहती है। हिंदी में क्या लिखा है? अनुसंहिता। अनुसंहिता लिखा है। अनुसंहिता का मतलब किस क्रम में वो साथ साथ चलता है ना। जैसे पेड़ को देखें तो बीज जैसा होता है वैसा वृक्ष होता है ना। अनुसांगिक वही अनुसांगिक उसी से बनता है। टूटा है या ऐसे ही है? अनुसंहिता लिखा है। अनुसांगिक जो है ये इसका डिराइव्ड वर्ड है। अनुसांगिकता नहीं लिखेंगे, अनुसंहिता लिखेंगे। हाँ, अनुसांगिकता लिखना चाहते लिख सकते हैं, लेकिन वो अनुसंहिता का मतलब ये है अनुसांगिक लिखते हैं। वो जो वो आ की मात्रा लगी है वो इसका जब नाउन बना रहे हैं तब वो है। तो इसका जो देखेंगे अगर पदार्थ अवस्था का, तो जैसा उसका कंस्टिट्यूशन होता है वैसा उसका आचरण होता है। ठीक है, जैसे लोहे का एक निश्चित कंस्टिट्यूशन है, उसके आधार पर उसका आचरण है। जब तक वो कंस्टिट्यूशन बना रहेगा उसका आचरण बना रहेगा। पेड़ पौधे को देखेंगे तो जब तक उसका कंस्टिट्यूशन प्लस उसका सीड है ना, जैसा उसका सीड रहेगा वैसा उसका पेड़ बनेगा। जैसे नीम का बीज है, उससे नीम का ही पेड़ बनेगा। इनहेरिटेंस मतलब कंटिन्यूटी कैसे होती है, फॉलो अप कैसे होता है। तो अगर आप पेड़ को देखेंगे तो जैसा बीज होगा वैसा पेड़ होगा। आचरण कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूशन परिणाम कंस्टिट्यूशन परिणाम। जैसा कंस्टिट्यूशन होगा, जैसे लोहे का एक कंस्टिट्यूशन है, उसके आधार पर लोहे का आचरण। तो कंस्टिट्यूशन को अगर आप चेंज कर दीजिए उसका आचरण चेंज होगा। वही कंस्टिट्यूट करना, कंपोजिशन जब कॉन्स्टिट्यूट हो चुका हो, भाई ठीक है, उसी आशय से। तो जैसा आपका कंपोजिशन होगा
वैसा उसका आचरण होगा ना, कंडक्ट होगा। इसीलिए लोहे में आप अगर कुछ और डाल देते हैं उसका कंस्टिट्यूशन चेंज हो जाता है, स्टील बन जाता है, उसका आचरण डिफरेंट। कंस्टिट्यूशन चेंज कर रहे हैं आप, है ना, कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं। पेड़ पौधे में देखेंगे तो बीज का कंस्टिट्यूशन बना रहना जरूरी है, फिर जैसा बीज होगा वैसा पेड़ होगा। तो नीम के बीज से नीम का पेड़ होगा, ईख के बीज से ईख का पेड़ होगा, ठीक है। तो बीजानुसंगी है। पशु को जब देखते हैं तो वंश के आधार पर होगा, जैसा उसका ब्रीड है वैसा उसका कंटिन्यूटी होगा, है ना, आचरण होगा। मनुष्य को देखते हैं तो एजुकेशन एजुकेशन संस्कार और कहाँ होगा एजुकेशन संस्कार, है ना, माइंड। शरीर का अगर देखेंगे ना तो पशु पक्षी का शरीर भी ऐसे चल रहा है, मनुष्य का शरीर भी ऐसे चल रहा है, जैसा बीज है वैसा शरीर बनता है। लेकिन मैं का आचरण कैसे तय होता है, शिक्षा संस्कार से। तो मनुष्य जो है वो शिक्षा संस्कार अनुसंगे, ये क्रक्स है ना, पूरी बात का जो क्रक्स है वो ये है कि मनुष्य का आचरण कैसे निश्चित होगा, शिक्षा संस्कार मनुष्य की परंपरा कैसे बनेगी, ठीक है ना। तो अगर पूरा सिस्टम देखें तो शिक्षा संस्कार पूर्वक ज्ञान सुनिश्चित हो, ज्ञान से समाधान सुनिश्चित हो, समाधान से निरंतर सुखपूर्वक जीना सुनिश्चित हो, ठीक है ना। ये मनुष्य के लिए कंप्लीशन है, ठीक है ना। इसलिए सबसे फंडामेंटल काम क्या है मनुष्य के लिए, इसलिए सबसे जिम्मेदारी का काम शिक्षक का है ना, सबसे जिम्मेदारी का काम शिक्षक का है। ईश्वर से ऊपर का पद दिया है। लेकिन वो तो जीव चेतना में पहुंच गया है। शिक्षक शिक्षक को पद दिया ईश्वर से भी ऊपर का, चेतना से ऊपर का, है ना, पशु चेतना में जीता और वो जीव चेतना में पहुंच गया है। क्या हालत है। है। थोड़ा सा साइक्लिक कंफ्यूजन है, ज्ञान से शिक्षा संस्कार आएगा, ये भी बात सही लगती है, और शिक्षा संस्कार से ज्ञान आएगा, ये भी बात सही लगती है। हाँ, तो देखिए उसको cyclic ऐसा देखते हैं। अगर आप एक आदमी को देखें, जैसे आप अपने लिए देखें, तो आपको ज्ञान होगा तब आप सही शिक्षा संस्कार दे सकते हैं। यहाँ तक ठीक है, कोई असुविधा नहीं है। आपके बच्चे को ज्ञान होने के लिए आपका शिक्षा संस्कार देना जरूरी है, ठीक है ना। परंपरा का मतलब ये होता है, साइक्लिक ही होगा परंपरा, और क्या। हमको ज्ञान होगा तो मैं अपने बच्चे को सही शिक्षा संस्कार दे सकता हूँ, मैं अपने बच्चे को सही शिक्षा संस्कार दूंगा तो बच्चे को ज्ञान होगा, ठीक है ना। परंपरा के रूप में देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा, राइट एजुकेशन एंड संस्कार will lead to knowledge of the next generation, right? With knowledge, the next generation will have the samadhan. With samadhan, he will be in the state of continuous happiness. He will live in the state of continuous happiness, right? Then he will provide this as शिक्षा संस्कार to the next generation. तो ये साइकिल है, परंपरा का मतलब ही यही है, कंटिन्यूटी। वंशानुगत यही from one तो generation to other. इनहेरिटेंस का मतलब यही है कि इसकी कंटिन्यूटी है ना, ऑफ द कंडक्ट इसी तरह से होगा। आप क्या कर रहे हैं, आप वंश के आधार पर अपना कंडक्ट सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, गोरे ऐसा बिहेव करते हैं, काले ऐसा बिहेव करते हैं, ये सब नहीं चलेगा, समझ गए ना। ये पशु के लिए ठीक। परंपरा का मतलब होता है कंटिन्यूटी, ट्रेडिशन का मतलब यही है, वही पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है ना। लेकिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन कोई चीज हो,
इसके लिए आवश्यक है कि वो उसके लिए सही हो, उसके लिए तृप्तिदायक हो, उसका वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो, तो मतलब तभी उसका कंटिन्यूटी हो सकता है। जब वो हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए तो उसका कंटिन्यूटी हो नहीं सकता, हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो चीज सही है उसी की परंपरा होगी इस आधार में, जीने के आधार में, और जो चीज सही नहीं है उसकी परंपरा नहीं होगी। तो जो बहुत सारी चीजें हम देखते रहते हैं आजकल की थ्योरी बदलती रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स बदलते रहते हैं, पहले ये मान सकते हैं बगल मान सकते हैं। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे ब्रेक अप। यस, क्योंकि हमको स्वीकार नहीं हो रहा सहज रूप से, तो हम उसकी कंटिन्यूटी नहीं चाहते, हम उसको चेंज करना चाहते हैं। परिवर्तन और परिमार्जन में यही अंतर है। परिवर्तन का मतलब है ये चीज ठीक नहीं लगा, उसको हमने चेंज कर दिया। परिमार्जन का मतलब है हमको सही समझ में आया, तो जो सही नहीं था उसको सही कर दिया। तो जो परिमार्जन करेंगे उसकी कंटिन्यूटी होगी, जो परिवर्तन करेंगे उसकी कंटिन्यूटी का पता नहीं है। परिमार्जन में इंग्लिश वर्ड क्या होगा? इम्प्रूवमेंट कहें, चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। चेंज में क्या है, आपने इधर से उधर कर दिया होगा तो फिर इधर कर दिया, है ना। वो जैसा भी चेंज हो रहा है ना, पिछोड़ीदार हो गया, बेल बटन हो गया, ये चेंज। फिर वो बड़ा हो गया, फिर लंबा हो गया, फिर छोटा हो गया, ऐसे चलते। परिमार्जन का मतलब है कि हमको समझ में आ गया ये सही है, अब उसकी निरंतरता होगी। तो परंपरा को देखेंगे तो सही शिक्षा संस्कार अगर उपलब्ध है तो उसके आधार पर आने वाली पीढ़ी को ज्ञान होगा, उसके आधार पर समाधान होगा, उसके आधार पर निरंतर सत्पूर्वक जीना होगा, उसके आधार पर अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा संस्कार उपलब्ध होगा। जब नहीं उपलब्ध है तब क्या करेंगे, तो ज्ञान से शुरू करेंगे, एक एक तो ज्ञान से शुरू करना पड़ेगा, फिर समाधान, फिर निरंतर सत्पूर्वक जीना, उसके आधार पर अगली पीढ़ी को शिक्षा संस्कार उपलब्ध होगा। तो इस तरह से ये चार अवस्थाएं हैं, है ना, प्रकृति में, इनको हम पहचान सकते हैं, इनके बारे ठीक से जो है अध्ययन कर सकते हैं, इनके बारे जान सकते हैं, है ना, इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको पहचान सकते हैं, इस आधार पर उसके साथ क्या करना है उसको तय कर सकते हैं, है ना, वैसा उसके साथ निर्वाह कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो हम उनके साथ परस्पर पूरकता का निर्वाह कर सकते हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट को एंश्योर कर सकते हैं। ध्यान रखना करिए।